नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज मीन राशि से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, साधारणतया देखा जाए तो इस राशि में यदि चंद्रमा हो, यानी जातक की राशि यदि मीन हो, तो ऐसा देखने में आता है कि जातक का मन बहुत भटकता है, भटकाव उसके मन में बना ही रहता है। परंतु ये बात याद रखिए, मीन इस राशि में भी लगभग सभी ग्रह अपना श्रेष्ठतम प्रभाव ही प्रदान करते हैं। यहां तक कि जो बुध इस राशि में नीच के होते हैं, उनका भी प्रभाव अच्छा ही देखने में आता है, कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं होता। प्रिय दर्शकों, मंत्रेश्वर कहते हैं कि यदि जन्म कुंडली में मीन राशि में शुक्र, शनि और गुरु इन तीन ग्रहों की युति हो और चंद्रमा कुंडली में पक्ष बल से बली हो, तो ऐसा जातक राजा के समतुल्य धनवान बन जाता है। देखा जाए तो इस राशि का निर्माण कैसे होता है? इस राशि का जो निर्माण है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण, ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद का 4 और रेवती का 4 जो बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, उनका भी नक्षत्र इस मीन राशि में सम्मिलित है। देखा जाए तो शुक्र इस राशि में उच्च के होते हैं, यह तो आप सभी जानते हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि की विशेषता है क्या? इस राशि की विशेषता है स्पष्टवादिता, मननशील होना। आज आपको एक अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं, यह आप अपनी जन्म कुंडली में एक बार अवश्य आजमा करके देखिए, मिला करके देखिए। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में क्या कोई ग्रह मीन राशि में बैठा है, या यह देखिए कि जन्म कुंडली के किस भाव में मीन राशि स्थित है। प्रिय दर्शकों, यहां प्रारंभ में ही आपको मैं बताना चाहता हूं, बीते दिनों मैंने मेष, वृश्चिक, मकर, कुंभ, धनु इन सभी राशि के बारे में चर्चा की, आपको बताया जन्म कुंडली के 12 भाव में इन राशियों का प्रभाव बताया। आज का कार्यक्रम वैसा नहीं है। मैं मीन राशि का प्रभाव जन्म कुंडली के 12 भाव में नहीं बता रहा हूं, मैं केवल और केवल मीन राशि के प्रभाव को बता रहा हूं। कुंडली किसी भी लग्न की हो, किसी न किसी भाव में तो यह राशि अवश्य ही होगी। समझिए, विचार करिए, आज के इस भौतिक युग में हमें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता है? धन की, सुख की, और वही सुख ऐश्वर्य के कारक ग्रह इस मीन राशि में उच्च के होते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में ये मीन राशि हो, समझ लीजिए उसमें भटकाव आपको दिखाई पड़ेगा। असल में ये भटकाव ऐसा नहीं है कि हम इसे कह दें कि ये भटकाव बर्बादी की ओर ले जाने वाला है। असल में ये भटकाव एक रिसर्च का है, असल में ये भटकाव एक खोज का है। मैं एक उसे उदाहरण से समझाता हूं। पहले इस विषय को आज समझने के लिए आपको कुछ सूत्रों को समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब भी हम किसी योग की चर्चा करते हैं, जैसे आज एक उदाहरण से देखिए, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको कहूंगा कि मीन राशि में सूर्य हो और सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो, तो यह अद्भुत है, जातक के व्यक्तित्व को अद्भुत बना देगा। परंतु यहां जरा रुकिए और समझने का प्रयत्न करिए। जब बात व्यक्तित्व की आती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह चर्चा जन्म कुंडली के लग्न की हो रही है। आपने भद्र महापुरुष योग का नाम तो सुना है। भद्र का अर्थ क्या होता है?
भद्र स्त्री, भद्र पुरुष, भद्र महिला हम कहते हैं, भद्र पुरुष हम कहते हैं। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए कि जन्म कुंडली के लग्न में बुध भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं, तो यह भद्र जातक के व्यक्तित्व की चर्चा है। ऐसा जातक भद्र पुरुष होगा, उसका व्यक्तित्व बड़ा ही भद्र होगा। परंतु यही बुध जन्म कुंडली के चतुर्थ में भद्र महापुरुष योग बना रहे हों तो ये जातक के व्यक्तित्व की चर्चा नहीं है। जातक की माता भद्र होंगी, सप्तम में है तो पत्नी भद्र होगी, दशम में है तो पिता भद्र होंगे। पत्नी को तो अलग कर देते हैं, लेकिन माता पिता यदि भद्र हैं तो संभव है कि बच्चा भी भद्र ही होगा, संतति भी भद्र ही उत्पन्न करेंगे वो। और आजकल तो पत्नी यदि भद्र है तो पति भी भद्र हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में जब भी मैं जैसे बाकी के सभी ग्रहों की चर्चा करने जा रहा हूं आपके सम्मुख, तो जब जब मैं आपके व्यक्तित्व की चर्चा करूंगा तो व्यक्तित्व का मतलब तो लग्न ही है, लेकिन जन्म कुंडली के 12 जो भाव हैं ये काल पुरुष का कोई ना कोई विशेष अंग है। इन भावों से कोई ना कोई विशेष रिश्ता जुड़ा हुआ है। जन्म कुंडली के मान लीजिए कि तीसरे भाव में सूर्य गुरु का संबंध बन रहा है, मीन राशि में सूर्य हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यह व्यक्तित्व आपका नहीं, आपके छोटे भाई का प्रदर्शित करेगा। यह आपके पुरुषार्थ। अब एक और बात, बड़ा कमाल से का विषय है आज का, सुनिएगा, जरूर समझिएगा और जरूर। क्या आप ये जानते हैं कि व्यक्तित्व तो आपके पुरुषार्थ का भी है? जी हां, व्यक्तित्व तो आपके पुरुषार्थ का भी है। और वो कैसे? एक पुरुषार्थी ऐसा हो गया कि अपना हित साधने के लिए सामने वाले का कितना भी बड़ा अहित होता हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और एक ऐसा भद्र व्यक्तित्व हो गया, भद्र पुरुषार्थ हो गया, सामने वाले का अहित नहीं कर सकते और सामने वाले का अहित न हो इस बात का ध्यान रखते हुए अपना हित करना, यह हुआ भद्र व्यक्तित्व, भद्र पुरुषार्थ। या मैंने जैसे गुरु की चर्चा, सूर्य की चर्चा की कि सूर्य मान लीजिए तीसरे भाव में मीन राशि में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट, और ऐसी स्थिति में ये जो भद्र शब्द की स्थिति आए या आपके व्यक्तित्व की चर्चा आए तो ये व्यक्तित्व आपके पुरुषार्थ की है। प्रिय दर्शकों, अब आते हैं मूल विषय पर। ये जो मीन राशि है ये मूलतः देखा जाए तो जल तत्वीय राशि है। सूर्य कैसे हैं? तो सूर्य अग्नि तत्व के हैं। जल तत्वीय राशि में सूर्य का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, लेकिन बात जब मीन राशि की आए तो यहां पर सूर्य भी अपना श्रेष्ठतम प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि इस सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बेहद अद्भुत प्रभाव देने वाला है। वैसे ही जन्म कुंडली में मीन राशि में चंद्रमा हो, उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, बुध की दृष्टि पड़ जाए, ये बेहद अद्भुत फल उत्पन्न करने वाला है। मैं बता दूं कि जन्म कुंडली में मीन राशि में पापक ग्रह भी कोई हो, मंगल हो, राहु हो, शनि हो, अगर इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो समझ लीजिए कि ये ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठतम फल देने के लिए बाध्य है। मीन राशि अपने आप में अद्भुत राशि है। यूं समझ लीजिए कि जन्म कुंडली के जिस भाव में ये राशि होगी उस भाव में विकास अपने आप हो रहा होगा, या यूं समझ लीजिए कि वो भाव अपने आप में आपका विकसित हो रहा होगा। मैंने जो सूत्र समझाया उसे जरा ध्यान से समझिए। अब सवाल उठता है कि जितने भी मीन लग्न के लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व कई बार उतना भव्य नहीं बन पाता। मीन लग्न वालों का व्यक्तित्व कई बार उतना भव्य नहीं बन पाता, कई बार उनका जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसके पीछे का रीजन मैंने अभी अभी बताया, उनकी स्पष्टवादिता। मीन लग्न के दूसरे भाव में मेष राशि होती है। फलतः मीन लग्न के जातकों का जो व्यक्तित्व होता है गुरु से प्रभावित होता है, और दूसरे भाव में मंगल की राशि होने के कारण उनके वाणी में थोड़ी कड़वाहट होती है, तो वो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं। स्पष्टवादी इतना होते हैं कि मुंह पर ही बोल देते हैं, उनको बहुत ज्यादा चापलूसी नहीं आती। फलतः उनका जो ग्रोथ, जो विकास होना चाहिए, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि जो लोग विकसित हो रहे हैं वो सब चापलूसी करते होंगे? नहीं, सब चापलूसी करते होंगे ये कहना तो बिल्कुल गलत है। विकास के पीछे चापलूसी नहीं होती, विकास के पीछे तो पुरुषार्थ होता है। लेकिन एक पुरुषार्थ और पुरुषार्थ करने के साथ साथ विनम्रता,
मीन के अंदर विनम्रता प्रकट करने की जो आदत है वो नहीं होती है। वो एक बहुत बड़ी कमी है। याद रखिए कि आप अपने ज्ञान के साथ साथ यदि विनम्र हैं तभी आपका वो उच्च विकास हो पाता है जो कि आप चाहते हैं। ज्ञान होने से भी कई बार वो विकास नहीं हो पाता, वो मान सम्मान नहीं मिल पाता। मीन के अंदर वो कमी है। प्रिय दर्शकों, ये मीन राशि यदि कुंडली के द्वितीय भाव में हो तो समझ लीजिए जातक के धन का विकास सदैव होता रहेगा। ये कुंडली के जिस किसी भाव में होगी ये राशि, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव तो देखने में तब आता है जब इस राशि में कोई ग्रह हो और उस ग्रह पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। चाहे कोई भी गुरु की दृष्टि हो, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है। शुक्र यदि कुंडली में मीन राशि में हो और गुरु की दृष्टि हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक धन कुबेर बनता है। अब सवाल यह उठता है कि धन कुबेर शब्द का जब इस्तेमाल हुआ तो यह जरूर समझने का है कि यदि द्वितीय भाव से संबंध बने, लाभ भाव से संबंध बने, धन भाव से बने तो यह विशेष धन की स्थिति है। लेकिन बाकी के यदि भावों से भी बने, जैसे पंचम से बने, नवम से बने, तो केवल धन कुबेर नहीं, ऐसा जातक हर तरह से मान सम्मान हासिल करने वाला, समाज में पूज्य होता है। जैसे धनु राशि में कोई ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, वैसे ही मीन में भी कोई ग्रह, चूंकि इस बात की चर्चा हर जगह इसलिए नहीं आती क्योंकि मीन राशि में बुध नीच के होते हैं जबकि धनु में कोई ग्रह नीच का नहीं होता। लेकिन यह बात सदैव ध्यान रखिए कि मीन राशि भी अपने आप में वैसी ही श्रेष्ठतम राशि है। भले यहां बुध नीच के होते हैं लेकिन बुध का कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखने में आता। हाँ प्रिय दर्शकों, यहां एक जानकारी आपको और देता हूं। मेरी यही सबसे बड़ी समस्या है कि किसी एक विषय को बताने आऊं, उसमें लगता है कि यह भी बता दूं, यह भी बता दूं। हमेशा याद रखिए कि ग्रह के नीच और उच्च की चर्चा जब भी आती है, आप यह बात कभी मत भूलिए कि उच्च और नीच ग्रह का जो कॉन्सेप्ट है वो मूलतः अगर देखा जाए आध्यात्म से है। भौतिक सुख से उसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो फिर उस सूत्र को याद करिए। जब मैं हमेशा इस सूत्र को दोहराया करता हूं कि जैसे उच्च के ग्रह जन्म कुंडली में 3, 4, 5 हो जाएं तो जातक राजा के समतुल्य बनता है, वैसे ही नीच के ग्रह 3, 4 हो जाएं तो जातक को राजा के समतुल्य बनाते हैं। अब अलग बात है कि जन्म कुंडली, हमारी जो जन्म कुंडली है वो वर्तमान जीवन के साथ साथ पूर्व जन्म का आईना भी है। तो जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह यदि उच्च के दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब इस जातक की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं परिष्कृत है। अब आत्मा कोई परिष्कृत होने वाली चीज तो है नहीं, वो तो हमेशा परिष्कृत ही है। लेकिन इसका यह मतलब है कि जन्म कुंडली में बहुत सारे उच्च के ग्रह का होने का मतलब इस जातक के कर्म जो पूर्व जन्म में रहे हैं वो कहीं ना कहीं अत्यंत श्रेष्ठ रहे हैं। फलतः उसके लिए चीजें आसान होंगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नीच के ग्रह अगर कुंडली में रहे हैं, सीधी सी बात है कि जातक की आत्मा पूर्व जन्म में परिष्कृत तो नहीं रही है। वो इस जन्म में, उसने पूर्व जन्म में भी बहुत सारी कामनाएं रखी थी और उन्हीं कामनाओं को पाने के लिए इस जन्म में आया है और वो ये न के न प्रकार उसको हासिल भी करेगा। पर याद रखिएगा, जन्म कुंडली में कहीं भी मीन राशि आपको दिखाई पड़ रही है जिस किसी भाव में, और उसमें भी एक तो मैंने कहा कि ग्रह हो, कोई भी ग्रह। एक और बात, प्रिय दर्शकों, केतु मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं। अब केतु यदि कुंडली में मीन राशि में बैठे हों और उस पर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, मेष लग्न की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि होती है। मेष लग्न के जातकों को मूलतः यह मोक्षदायक लग्न नहीं कहा गया, लेकिन मीन राशि 12वें में और ऐसे मीन राशिगत केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो निस्संदेह ऐसा जातक उच्च कोटि का साधक सिद्ध होगा। याद रखिए कि यह राशि अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की कुंडली में शनिदेव मीन राशि में उपस्थित है। जितने भी संत इत्यादि रहे हैं उनकी कुंडली में मीन राशि को देखिए, और जो धनाध्यक्ष रहे हैं उनकी कुंडली में मीन राशि को देखिए। इस राशि में विकास है, इस राशि में परिवर्तन है, इस राशि में गतिशीलता है। इस राशि की मूल पहचान है गतिशीलता। इस राशि में गति है। जब भी इस राशि में कोई ग्रह होगा और वो ग्रह दृष्ट होगा शुभ ग्रह से विशेष रूप से, तो वो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अपनी कुंडली में मीन राशि को अवश्य देखिएगा। आने वाले दिनों में मीन राशि की 12वें भाव में मैं चर्चा भी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।